Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is डॉक्टर चरणजीत कौर. गाइस, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करने वाले हैं और हमारा CSIR दिसंबर 2022 जून 2023 का जो मर्ज्ड एग्ज़ाम है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए. ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है csirnet.nta.nic.in. इस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, इस पर चेक कर सकते हैं. ये यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस पर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपको ये वाली जो विंडो ओपन होती है, इस विंडो में देखिएगा आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस आता है. एप्लीकेशन फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू कि इसमें आपको आगे करना क्या है. लाइक यहाँ से जाएंगे, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी. सबसे पहले हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करते हैं, ये लीजिए. इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे कुछ नहीं है, एग्ज़ाम शेड्यूल में अभी तक कुछ नहीं है. तो जैसे ही आएगा तब ये चीज़ें अपलोड हो जाएंगी. गाइज, ये है आपका फॉर्म, देखिएगा. ये है जॉइंट CSIR UGC नेट फॉर JRF एंड लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर 2022 एंड जून 2023 के एग्ज़ाम मर्ज हुए हैं. तो ये दोनों चीज़ें एक साथ दी गई हैं. इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या है देखिएगा, ये सब चीज़ें हैं. ओके, सो वी नो इंट्रोडक्शन अबाउट NTA एंड जॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यहाँ से हम चले जाते हैं सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे. एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए? MSc या इक्विवेलेंट डिग्री वाले, इंटीग्रेटेड BS MS, BE BTech B फार्मा, MBBS, इसमें 55% हो आपका. जनरल के लिए 55% चाहिए, EWS के लिए 55% चाहिए, OBC के लिए आपको 50% चाहिए, थर्ड जेंडर PWD मतलब SC ST के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए. ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें. ये सारी तो मार्क्स हो गए जिसमें भी आप देख सकते हैं जो भी आपकी क्राइटेरिया हो, जहाँ पर भी आप फिट होते हैं वो आप कर सकते हो. लाइक इफ़ यू आर BSc ऑनर्स, तब आप उसमें, जिसमें BSc ऑनर्स है जिसमें आपकी 55% है तब आप कर सकते हैं 50%. अगर आप आपके बाकी सारे मतलब जो भी कैटेगरी है, OBC, SC ST, थर्ड जेंडर एंड PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन लोग के लिए है. इसके अलावा जो BE BS BTech B फार्मा MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जिनके ईयर अवेटेड कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं फेलोशिप के लिए, लेकिन वो लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई करके अगर आपका JRF क्लियर होता है, यानी इतने मार्क्स आते हैं कि आपके JRF हो जाए, तब तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं. क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, JRF के लिए केवल, नेट के लिए केवल, या बोथ, दोनों के लिए. कितनी एज लिमिट है उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग. एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर्स है. अपर एज लिमिट SC ST, थर्ड जेंडर, PWD, फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है एंड OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है. LS के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती. ठीक है, फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT मोड है. पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. देखिए, हमारे ये किस किस सब्जेक्ट में होता है? केमिकल साइंसेज में होता है, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियनिक एंड प्लेनेटरी साइंसेज में होता है, लाइफ साइंसेज में होता है, मैथमेटिकल साइंसेज में, फिजिकल साइंसेज में होता है. ठीक है, हमारे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो लाइफ साइंसेज के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C. ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? पार्ट A में 20, पार्ट B में 50 एंड पार्ट C में 75. टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं. मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन के आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं? पार्ट A में 15, पार्ट B में 35 एंड पार्ट C में 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. यानी आउट ऑफ 145 यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम 75 क्वेश्चन. कितने मार्क्स आपके मिलते हैं? पार्ट A, पार्ट B में आपको हर एक करेक्ट ऑप्शन के 2 मार्क्स मिलते हैं. पार्ट C में आपको मिलते हैं 4 मार्क्स. टोटल हो गए 200. ठीक है, निगेटिव मार्किंग होती है 25%, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है. तो 2 अगर मार्क्स आपके मिल रहे हैं तो उसमें अगर आपने कोई भी रॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो -0.5 हो जाएंगे पार्ट A, पार्ट B में. पार्ट C में ये हो जाएगा 1. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, या यहाँ पर आपका पूरा चीज़ दिया हुआ है. जैसे ये लाइफ साइंसेस के बारे में है,
आगे हम बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पार्ट ए के अंदर सभी में एक ही तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग होगी, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, सीरीज फॉर्मेशन, पजल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी की बात करें तो सब्जेक्ट रिलेटेड कन्वेंशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट सी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं, यानी बेसिकली आपकी जो साइंटिफिक कंसेप्ट्स हैं या जो आपकी साइंटिफिक नॉलेज है उसको किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए, उस तरीके के एनालिटिकल नेचर के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो ये बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप अपना मीडियम पेपर में ऑप्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं पेपर के टाइम पे तो वहाँ पर भी आपका मतलब ऑप्शन होता है लैंग्वेज चेंज करने का। क्वेश्चन के टाइम पर, क्वेश्चन को ऑप्ट करने के टाइम पर भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस की। अगर कोई भी परेशानी है, कोई पजल हो रही है हिंदी और इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेशन की वजह से, तो इंग्लिश वर्जन को फाइनल माना जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो देखिए आपकी कोड दे रखे हैं, तो अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं उसके लिए कोड है 703, 701 है केमिकल साइंसेज का, 702 अर्थ साइंसेज का है, 704 मैथमेटिकल साइंसेज एंड 705 फिजिकल साइंसेज का है। ये कोड बहुत ध्यान से देने होते हैं। सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सिलेबस मिल जाएगा। 13 यूनिट होती हैं लाइफ साइंसेज के अंदर, वो आपको मिल जाएगी। चैप्टर 4 की बात करते हैं, अगर हम मींस PWD कैंडिडेट की बात करें तो आपको कितने % डिसेबिलिटी पर PWD का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपका 40% स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है तो किस तरीके की कैटेगरी में, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल फिजिकल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल बिहेवियरल में आते हैं डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ब्लड और डिसऑर्डर और मल्टीपल डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब फिजिकल डिसऑर्डर्स में आती हैं। ठीक है, उसमें कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो। फिर अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, इसमें आपको जब भी स्टार्ट करना है तो आपको कुछ चीज़ें रेडी रखनी है, जैसे कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपी आप रेडी रखेंगे, स्कैन कॉपी। किस तरीके की मतलब कौन सा बैंक अकाउंट पासबुक हो सकता है विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर हो सकता है, राशन कार्ड नंबर हो सकता है, आधार कार्ड नंबर हो सकता है, वोटर ID कार्ड या अदर गवर्नमेंट ID यू विल हैव टू टेक केयर, जो कि आपको ऐड करनी पड़ेगी। क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि अगर आपका BSc क्वालिफाइड है, BSc फाइनल ईयर के थे, BSc फाइनल ईयर में हो तो तो आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री होगी उस मतलब उसका रिजल्ट अवेटेड आपने डालना है। अगर आप MSc में हैं तो भी आपका लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आपको ऐड करनी पड़ेगी। राइट, मेलिंग एड्रेस के लिए परमानेंट एड्रेस और उसका पिन कोड आपको पता होना चाहिए। 4 सिटीज़ आपको अपनी सेंटर ऑफ चॉइस देनी होंगी, जिसमें कोई भी सिटी आपको मिल सकती है। जितनी जल्दी आप पेपर्स अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, उम्मीद ये रहती है कि उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपकी जो फर्स्ट चॉइस है सिटी की वो मिल जाए। जितना लेट आप फॉर्म सबमिट करते हैं उतनी ही लेट आपको चांसेस हैं कि आपको अपनी चॉइस ऑफ सेंटर मिलेगा। ठीक है, फिर कोड, जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम का कोड है वो आपको जो 701 2 3 4 5 ऐसे करके है, उसमें आपको कौन सा वोट ऐड करना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना होगा, रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट या जो भी जिस भी कैटेगरी में होते हैं उन सब में डालना होगा। जो भी इमेजेस चाहिए केवल JPG फॉर्मेट में चाहिए। फोटोग्राफ का साइज 10 KB से 200 KB होना चाहिए और सिग्नेचर जो होते हैं रनिंग हैंड में वो 4 to 30 KB का होना चाहिए। ठीक है, अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, मैंने अभी आपको जगह दिखा दिया था कहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया है किस तरीके से क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं ही। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या किस तरीके से भरना है, जितनी जल्दी भर देंगे उतना ज़्यादा आप फ्री हो जाएंगे और अपने लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। और बहुत ध्यान से भरिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। अगेन जिस तरीके के करेक्शन विंडो ओपन होती है, बट कितना होती है कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। देखिए अब एक और चीज़ आती है कि कितने इसमें डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स कब डिस्प्ले होगा,
तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के कुछ दिनों के बाद आपका जनरली 1 मंथ के बाद आपका ये प्रोविज़नल आपको आंसर की मिल जाती है चैलेंज करने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप 200 रुपीज़ पर चैलेंज, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपीज़ पे करके चैलेंज कर सकते हैं। क्राइटेरिया निगेटिव मार्किंग आपको पता है, निगेटिव मार्किंग होता है जो भी कंडीशंस है आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट बनती हैं इसमें। एक में आप जेआरएफ की बात करते हो, जिन बच्चों को जेआरएफ मिलता है। दूसरा होता है जो कि लेक्चरशिप के लिए कट ऑफ निकलती है, यानी 2 कट ऑफ निकलती हैं, 2 मेरिट लिस्ट निकलती हैं। एक होती है जेआरएफ के लिए, एक होती है एलएस के लिए। यानी कि एलएस की जो जिनके थोड़े नंबर कम आए हैं उनको, या जिन्होंने सिर्फ एलएस के लिए ऑप्ट किया है, उनके लिए एलएस नेट की लिस्ट निकलती है। ओके, जिनके पास जेआरएफ नेट है वो एलएस के लिए अपने आप ही एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका केवल एलएस है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होते। ओके, अगर हमें जेआरएफ चाहिए तो हमको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी कट ऑफ लिस्ट में आना ही पड़ेगा, और जैसे ही हम जेआरएफ हो जाते हैं हम एलएस के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए कोई भी कट ऑफ अलग अलग नहीं बनती, यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों में मिला के जो क्यूमुलेटिव मार्क्स होते हैं उससे आपके मेरिट लिस्ट बनती है। देयर इज अ मिनिमम बेंचमार्क 33% होती है जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड 25% होती है एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। चाहे आप फेलोशिप की बात करते हैं, चाहे आप लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम बेंचमार्क दे रहे हैं 33% एंड 25%। इससे ज़्यादा ही कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि अगर आपकी 33% है या 25% है तो आपका हो जाएगा, बट ये मान के चलते हैं कि ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है। इसके ऊपर कट ऑफ आएगी तो वहाँ तक आपका होगा, ठीक है। फिर आते हैं परसेंटाइल एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में कई बार पेपर हो जाते हैं। मल्टी शिफ्ट पेपर में जो रॉ मार्क्स आपके आते हैं उनसे आपका एनटीए स्कोर में कन्वर्जन किया जाता है। एनटीए स्कोर किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आगे बताएंगे। इसमें जो भी मतलब सब्जेक्ट टेस्ट हुआ है जो मल्टी शिफ्ट में हुए हैं उनके केस में एनटीए स्कोर को कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक एग्ज़ाम हॉल में 2 शिफ्ट में हुए थे और 40% मार्क्स आपके परसेंटाइल स्कोर बता रहे हैं 78 इन शिफ्ट 1 एंड 79 बताता है इन शिफ्ट 2, तब आप इन दोनों को इक्वल मानोगे या ये मानोगे कि ये 78 परसेंटाइल के ऊपर है, राइट। So in both shift will become eligible in the general category. So similar method will be adopted for the other categories to determine the eligibility cutoff. यानी मैंने क्या बोला कि एक एग्जामिनेशन में मतलब 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है किसी में लाइफ साइंस में, और अगर 40% मार्क्स का मतलब है 78 परसेंटाइल शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 के अंदर 40% मार्क्स का मतलब है 79 परसेंटाइल, तो जो भी स्टूडेंट जिनके 78 परसेंटाइल आए हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट में थे चाहे वो सेकंड शिफ्ट में थे, वो सबके सब एलिजिबल हो जाते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, क्योंकि जनरल के लिए मिनिमम जो कट ऑफ लिस्ट है वो है 33%। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आप csirnta.ac.in पर मेल कर सकते हो। इस ईमेल आईडी पर मेल करके आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में ऐड करना होगा कि इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम एंड ऑल, ओके। इसके अलावा अगर कोई भी पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है वो भी आप कर सकते हैं। ये आपके पेमेंट किसके थ्रू किया जाता है, SBI के थ्रू किया जा सकता है, ICII हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं आपके, जो भी फॉर्म है जिसमें भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग से अगर आप ICICI से करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता, SBI से करते हैं तब आपके 5 रुपीज़ प्लस GST लगता है। अदर बैंक से करते हैं नेट बैंकिंग 4 रुपीज़ प्लस GST लगता है, ठीक है। ऑल कोई भी डेबिट कार्ड है, ICICI है या कोई भी अदर है, उसमें ट्रांजैक्शन अप टू 2000 रुपीज़ के लिए कोई भी परसेंटेज नहीं है। 2000 के ऊपर करने पर आपको 0.5% प्लस GST आपको देना पड़ेगा,
ठीक है। क्रेडिट कार्ड में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अलग अलग है, किसी में आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, किसी में नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। ये आपका कोड है 703, इसको याद रखेंगे अगर हम लाइफ साइंसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ओके, आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू किस तरीके से हमें करना है। यहाँ पर आपको सेंटर दे रखे हैं, एग्ज़ाम सिटीज़ दे रखी हैं, एग्ज़ाम सिटीज़ जो कि आप जहाँ पर भी आप हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इन लिस्ट में सिटी कोड आपके दे के रखे हुए हैं, वो सिटी कोड आपके आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ एनेक्शर्स दे रखे हैं, इन एनेक्शर्स में क्या हुआ है, इन एनेक्शर्स में आपके जैसे फिजिकली जो फिजिकली डिसेबिलिटी के साथ ये आपको सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये सारी उनकी हैं। अगर आप रिजल्ट अवेटेड में आते हैं तो आपको ये फॉर्म डालना पड़ेगा, यानी कि हर बच्चा जो ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है या MSc 1st सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर 1st to 4th सेमेस्टर में है किसी भी ईयर में, तो आपको ये वाला फॉर्म अपने HOD से फिल कराना होगा, जिसमें आपको अपना नेम ऐड करना है। अपना नेम ऐड करने के बाद इट इज़ फर्दर सर्टिफाइड दैट द सेड कैंडिडेट इज एनरोल्ड फॉर MSc, ठीक है। और MSc आपने किया हुआ है, MSc में आपको डिग्री बतानी है, लाइक MSc माइक्रोबायोलॉजी, ईयर बताना है, कौन सा ईयर है या सेमेस्टर बताना है। अगर आप 10+2 के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मतलब ग्रेजुएशन में है तो BSc जो भी आप कर रहे हो वो डालना पड़ेगा, उसका ईयर डालना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप उसमें साइन करेंगे, लाइक कितना कौन सा वाला प्रोग्राम है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा, हेड सर का नेम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, उनका स्टैम्प रहेगा। इसको आपको फॉर्म भरने के पहले रेडी करके रखना पड़ेगा और उस फॉर्म को आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे आपके SC ST EWS NC मतलब OBC NCL के बहुत सारे फॉर्म्स है, वो सब आप कर सकते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी अगर आप करना है तो उसका भी आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। माइनॉरिटी के लिए भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोसीजर की बात करते हैं किस तरीके का दिखेगा। देखिए लॉगिन पेज पर मैंने अभी आपको दिखाया था ये कैसा दिखता है। तो जब आप इसमें अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तब आपकी वेलकम स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपका आगे प्रोसीड करते रहते हो। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे सबसे पहले। जनरल इंस्ट्रक्शंस के बाद आप इनको नेक्स्ट करोगे, अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके पास इस तरीके का एक पिक्चर पूरा का पूरा मतलब पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप अगर बात करते हैं कि आपको कुछ पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको इस तरीके की विंडो ओपन होगी। देखिएगा इस विंडो में देखिए आपका नेम आएगा, एग्ज़ाम नेम आएगा, सब्जेक्ट नेम आएगा एंड यू विल गेट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको इतनी छोटी स्क्रीन पर ही वहाँ नज़र आता है, जिसमें आपके पास नीचे देखिए कई ऑप्शंस होते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ओके। यहाँ बैक, नेक्स्ट एंड सबमिट का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपके पास सारे क्वेश्चंस की पार्ट होती है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल। दिख रहा है आपको ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज़ एक्चुअली अबाउट द कि आप क्या करना चाह रहे हो, कितना काम जो भी आपने करना है वो सब चीज़ें यहाँ से दिखाई देती हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए आपको अटेम्प्ट करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में ये ऑप्शन है जो 0 बना हुआ है ना, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 4 ऑप्शन आपके पास है। इन चारों में से आपको क्या चूज़ करना है वो इधर देना पड़ेगा, ठीक है। करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, जैसे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट अगर आपने किया तो जो भी आपने आंसर किया है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो आंसर समझ नहीं आ रहा है आप क्लियर कर सकते हैं, यानी वो इरेज हो जाएगा। फिर आते हैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। आप उसे सेव कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू यानी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, आपको लग रहा है कि ये आंसर सही हो सकता है, ये भी आंसर सही हो सकता है, तो आपको जो डाउट है ना उसमें आपने अपना जो भी ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है, ऑप्ट करने मान लीजिए मैंने 2 ऑप्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद में मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा इसमें मार्क फॉर रिव्यू में ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मतलब अगर मैंने इसमें क्वेश्चन पार्ट किया है, कोई भी ऑप्ट किया है, ऑप्ट करने के बाद मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो मैं यहाँ पर पर्पल कलर और बीच में यहाँ ग्रीन कलर का एक डॉट दिखाई देता है। एंड अगर मैंने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया है तो मुझे पर्पल आपको दिखाई देगा। अगर मैंने इसको आंसर नहीं किया है तो मेरा ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पैलेट में आपके ये जो पोर्शंस हैं वो ये बताएंगे। जैसे 74 नंबर क्वेश्चन आपने
नहीं विजिट किया है, देखा नहीं है, तो ये ग्रे कलर है। एक नंबर आपका आंसर नहीं किया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 0 क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड है, अभी तक कोई आंसर नहीं किया गया है, एक भी मार्क पे, एक पर भी मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया है, या जो भी चीज़ है। क्लियर? आप चाहें तो वहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी आपके पास ये सारी पैलेट नज़र आ जाती हैं जो राइट साइड में होती है, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़, कैलकुलेटर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, कैलकुलेटर भी आपको वहाँ पर मिलता है। सो जो भी रफ वर्क है सभी कैलकुलेशन के लिए वहाँ एक रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी, उसी में आप कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपका एक पूरा फॉर्म का कॉपी है, देख लीजिए एक बार। यहाँ पर पूरा किस तरीके से जाना है, नए रजिस्ट्रेशन पे जाना है। आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन नंबर अपने आप आएगा, पासवर्ड आपने जो भी यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आएगी। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड ऐड करना होगा, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर जो भी है, जैसे ये सिक्योरिटी पिन है वो ऐड करना होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो रजिस्ट्रेशन में ये वाली फाइल आपकी आती है। जनरल के लिए जो फीस है वो है 1100 रुपीज़, EWS OBC के लिए फ़ीस है 550 रुपीज़, SC/ST थर्ड जेंडर के लिए है 250 रुपीज़, NPWD के लिए है 0 रुपीज़, कोई भी फीस नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ के यहाँ से टिक करते हैं, क्लिक हियर टू प्रोसीड एंड देन यू विल गेट दिस फॉर्म में आपको अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप क्या है वो ऐड करना है, उसका नंबर ऐड करना है, प्रेजेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, आपका वही सब कुछ आ जाएगा। आपने जो भी पासवर्ड ऐड करना है वो कर दीजिए, अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऐड कर दीजिए, सिक्योरिटी पिन ऐड कर दीजिए एंड देन आपका हो जाता है ये पूरा पोर्शन क्लियर। जैसे ही हो जाता है, अगर हमने यहाँ पर पूरा पार्ट डाल दिया है, डालने के बाद हमारे पास जैसे ही हम इसको एग्री करते हैं, हम यहाँ सबमिट करने के ऑप्शन पर जाते हैं, हमारे पास ये फॉर्म आता है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सबमिट एंड सेंड OTP। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, आपने किया आई एग्री करने के बाद आपने अगर इसमें कोई चेंजेस हमने करने होते हैं तो हम एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाते हैं, इन केस नहीं करना होता हमें तो सबमिट एंड सेंड OTP पर चले जाते हैं। उसके बाद फाइनली आपका ये पूरा पोर्शन हो गया। जाने के बाद अपन क्या करेंगे, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब कंप्लीट हो जाता है फिर आपके 2 पार्ट हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ी पेमेंट। ठीक है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और सिक्योरिटी पिन आपने ऐड करना होगा। ये ईमेल आईडी डालोगे और ये है आपका सिक्योरिटी पिन। इसको ऐड करने के बाद आप जो भी चीज़ें यहाँ पर चेंज ईमेल आईडी कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर जाते हैं वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपके जो भी जैसे ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाती है फिर आप इसको वापस से आके एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लगेंगी। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज़ ऑलरेडी डन, पर्सनल डिटेल है, आधार कार्ड की डिटेल है, बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे तो फिर आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है। इसमें सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएंगी, जैसे अप्लाइड फॉर JRF या JRF एंड नेट बोथ या फिर नेट ओनली, इस तरीके से सारी चीज़ें आती हैं। ओके, फिर हम आते हैं आगे। ये पूरा फॉर्म फिल हो जाने के बाद सारी फॉर्म आ जाएंगे, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको आपने फिल कर लेना है। और फाइनली आपका जब फ़ी पेमेंट हो जाता है, फ़ी पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ से जब आप एग्री करते हैं फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इसके बाद आपका फ़ी पेमेंट आता है। जैसे ही फ़ी पेमेंट हो जाता है यहाँ पर है पे एग्जामिनेशन रुपीज़, जो भी एग्जामिनेशन फ़ी रुपीज़ है उसको आप पे कर लेंगे। पे करने के बाद फिर आगे का कंप्लीट हो जाएगा और फिर फाइनली आप इस पूरे पोर्शन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली पूरी कंडीशंस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ना पूरा पार्ट दिया हुआ है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए जो परसेंटाइल स्कोर होता है कैंडिडेट का वो कैसे करते हैं, 100 इंटू, जो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, 100
into number of candidates which has appeared in the session with raw score equal to or less than the candidate. raw score किसी कैंडिडेट का कितना है या उससे कम है into मतलब उसके जो into 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन द सेशन, वो आपने करना होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपके किसी भी एग्ज़ाम में डे 1 में मतलब 4 सेशन में हुए हैं. 4 सेशन में डे 1 में शिफ्ट 2 शिफ्ट हैं और डे 2 में 2 शिफ्ट हैं. कितने एब्सेंट हुए, कितने अपेयर हुए, कितने टोटल कैंडिडेट थे और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं एंड लोएस्ट कितने हैं. 2-3 चीज़ें आपने आई. इसके बाद आपको हाईएस्ट रॉ स्कोर मिल जाता है. हाईएस्ट रॉ स्कोर यहाँ पर आ गया, कितना आ गया 346, ये आ गया हाईएस्ट रॉ स्कोर. ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स हो गए इतने और अपियर कितने हुए, वो हुए इतने. तो आपके क्या होगा, हाईएस्ट टोटल करके जो भी हर एक सेशन का हर एक पार्ट का, जैसे हमने सेशन 1 में लिया तो इसमें हाईएस्ट टोटल था 335. तो उसके जो भी कैंडिडेट थे जिनके इक्वल टू और लेस देन हाईएस्ट स्कोर थे वो थे 28012. जैसे कि इसको देखिए, इसमें अपियर हुए 28012, इसका हाईएस्ट स्कोर था इतना, टोटल कैंडिडेट्स थे इतने. तो ये हो गया आपका सेशन 1 का जो परसेंटाइल स्कोर है वो. ठीक है, इसी तरीके से सेशन 2 का, सेशन 3 का, सेशन 4 का, जब चारों के आपको सारे मिल जाते हैं परसेंटाइल स्कोर, तब आप उसको नॉर्मलाइज करते हो, यानी कि कितने उसके पार्ट बन रहे हैं. नॉर्मलाइजेशन का मतलब 40%, जैसे हमने कट ऑफ की बात की थी, तो 40% कट ऑफ में जितना आ रहा है वो सब जनरल के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे. तो वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स को उनको लेना है उसके हिसाब से. ठीक है, ये परसेंटाइल स्कोर आ गया. ये लोएस्ट मार्क्स के लिए हमने हाईएस्ट के लिए निकाल लिया और लोएस्ट के लिए भी निकाल लिया. ओके, करने के बाद जो भी पूरा पार्ट है वो आप पूरा पोर्शन हो जाता है. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है. कोई भी कन्फ्यूजन है जिससे आप बात करना चाहते हैं, जैसे कि फेलोशिप अगर हमें CSIR स्कीम के लिए पूछनी है तो हमें किन से बात करनी है, अगर हमें UGC स्कीम में मिलता है तो किन से बात करनी है, लेक्चरशिप के लिए मिलता है तो हमें किन से बात करनी है. तीनों चीज़ें आपके सामने दी गई हैं. जो भी एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस फ़ोन नंबर पर आप बात कर सकते हैं. इसी के साथ मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपके सामने क्लियर कर दिया है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. आई थिंक आप ये चीज़ें करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे. फॉर्म भर लीजिएगा. भर लेने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी तरीके के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, आप पूछ सकते हो. कोई स्पेशल टाइप के लेक्चर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे इसी वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. बाय बाय.